हेलो एवरीवन। आज हम वर्क अकाउंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्टर्स लेजर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर्स लेजर होता क्या है। ये एक पर्सनल अकाउंट होता है कॉन्ट्रैक्टर का, जिसे डिवीज़न मेंटेन करता है और इसमें वो सारी अमाउंट्स रिकॉर्ड की जाती हैं जो उसे पे कर चुके होते हैं या भी पे करनी होती हैं, और ऐसी अमाउंट्स जो उससे रिकवर करनी है या रिकवर कर चुके हैं वो सारी इसमें रिकॉर्ड की जाती हैं। अभी मैंने बताया इसे मेंटेन कौन करता है, डिवीज़न। और किस फॉर्म में किया जाता है, फॉर्म नंबर 43 में। तो आपको फॉर्म नंबर तो याद रखना ही है। कॉन्ट्रैक्टर लेजर का फॉर्म क्या होता है, फॉर्म नंबर 43। जो सब डिवीज़न होती है वो भी सिमिलर लेजर को मेंटेन कर सकते हैं अगर वो चाहे रिकॉर्ड्स के लिए। हर कॉन्ट्रैक्टर के लिए सिर्फ एक ही अकाउंट खोला जाता है, चाहे उसके कितने मर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे होते हैं, उसकी सारी जो डिटेलिंग होगी उसी अकाउंट में की जाएगी। हर कॉन्ट्रैक्टर का एक पर्सनल अकाउंट खोला जाता है इस लेजर के अंदर, चाहे उसके साथ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या नहीं हुआ, बस उसका उसमें अकाउंट ओपन किया जाता है। अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को मटेरियल इशू किया जाता है या फिर उसके बिहाफ पे पेमेंट की जाती है, तब भी ऐसी ट्रांजैक्शंस को लेजर अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। अब आपको पता होना चाहिए लेजर जो होता है उसके 11 कॉलम्स होते हैं और ये स्ट्रक्चर रहता है इसका। फर्स्ट कॉलम होता है डेट का, सेकंड कॉलम होता है वाउचर नंबर, थर्ड कॉलम होता है सीरियल नंबर। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे तो मैंने इसको एक ही कॉलम में 1 2 3 करके दिखा दिया। फिर आती हैं सस्पेंस हेड की ट्रांजेक्शन्स, जो कि होती हैं सस्पेंस हेड हम पढ़ चुके हैं उसमें कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। एडवांस पेमेंट, फोर्थ कॉलम होता है एडवांस पेमेंट का, और इसमें वैल्यू ऑफ डी आती है। जो हम रनिंग अकाउंट बिल में निकालते हैं ना, डी की वैल्यू, वो यहाँ पे लिखी जाती है। सिक्योर्ड एडवांस कॉलम 5th में आता है। 6th कॉलम में आता है अदर ट्रांजेक्शन्स। 7th कॉलम में आता है नेम ऑफ वर्क एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। जिस ट्रांजेक्शन की एंट्री की जाती है उस ट्रांजेक्शन के बारे में लिखा जाता है और किस वर्क से रिलेटेड होती है उस वर्क का नाम। फिर आते हैं कॉलम्स 8 एंड 9। इसमें आती है ग्रॉस ट्रांजेक्शन्स, कितना डेबिट हुआ और कितना क्रेडिट हुआ ये लिखा जाता है। 8th कॉलम होता है डेबिट का, 9th कॉलम होता है क्रेडिट का। फिर आता है 10th कॉलम, इसमें लिखी जाती है टोटल वैल्यू ऑफ वर्क डन या टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई। 11th कॉलम होता है रिमार्क्स का। तो आपको एज इट इज़ ये कॉलम्स याद रखने हैं विद कॉलम नेम, और किस कॉलम में क्या एंट्री होती है, कौन सी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्ड किया जाता है कैसे, वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको मेन याद रखने हैं 4th कॉलम जिसमें आती है एडवांस पेमेंट, 5th कॉलम सिक्योर्ड एडवांस की, 6th कॉलम में आती है अदर ट्रांजेक्शन्स, 7th कॉलम में आता है नेम ऑफ वर्क या फिर ट्रांजेक्शन का क्लासिफिकेशन, और 8th कॉलम में आता है डेबिट, 9th कॉलम में आता है क्रेडिट, 10th कॉलम में आता है टोटल वैल्यू ऑफ वर्क या टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई, और 11th कॉलम होता है रिमार्क्स का। अब हम इन कॉलम्स के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं क्या क्या किस में लिखा जाता है। तो सबसे पहले है कॉलम 4। 1 2 3 को तो बताने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट कॉलम हमारा डेट का है तो उससे ही पता लग रहा है उसमें डेट लिखी जाएगी। सेकंड कॉलम है वाउचर नंबर, तो उसमें वाउचर नंबर लिखा जाएगा। थर्ड है सीरियल नंबर, तो उसमें सीरियल नंबर दिया जाता है हर ट्रांजेक्शन को। तो कॉलम 4 जो है हमारा इम्पोर्टेंट है। कॉलम 4 आपको पता होना चाहिए, ये होता है एडवांस पेमेंट का। इसमें आती है डी की वैल्यू। जो रनिंग अकाउंट बिल होता है हमारा, उसमें जो डी की वैल्यू होती है वो इसमें लिखी जाती है। अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, और अगर डी की वैल्यू नेगेटिव में होगी तो नेगेटिव में ही मेंशन की जाएगी। यानी कि जितनी भी नेट एडवांस पेड होगा वो पॉजिटिव में आएगा, जितना भी एडवांस रिकवर्ड होगा वो नेगेटिव में लिखा जाएगा। ऐसे ही जो कॉलम 5 है वो होता है सिक्योर्ड एडवांस का। आपको ये तो पता ही है सिक्योर्ड एडवांस क्या होता है, एडवांस पेमेंट क्या होती है, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। सिक्योर्ड एडवांस के कॉलम में लिखा जाता है फिगर ऑफ ई। जो ई की वैल्यू निकलती है पार्ट 2 में, रनिंग अकाउंट बिल जब हम बना रहे थे तो उसमें पार्ट 2 में ई की वैल्यू निकलती है, वो वैल्यू कॉलम 5 में लिखी जाती है। नेक्स्ट इज कॉलम 6
इसमें आती हैं अदर ट्रांजेक्शन्स। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी ट्रांजेक्शन आएगी। अगर रनिंग अकाउंट बिल को आप पोस्ट कर रहे हो लेजर में, तो उस केस में आप रनिंग अकाउंट बिल में जो जी की वैल्यू होती है वो एंटर होएगी कॉलम 6 में। यानी कि अगर आप रनिंग अकाउंट बिल को लेजर में पोस्ट कर रहे हो, तो रनिंग अकाउंट बिल में जो हम जी की वैल्यू निकालते हैं 5B + 8A करके, जो वैल्यू निकलती है जी की, उसे हम कॉलम 6 में लिखते हैं और इस वैल्यू को हम नेगेटिव में शो करते हैं, क्योंकि ये रिकवरी होती है कॉन्ट्रैक्टर से। जो भी रिकवरी की जाएगी वो माइनस में दिखाएंगे, जो भी पे किया जाएगा उसे पॉजिटिव में दिखाएंगे। तो जो वैल्यू ऑफ जी होती है वो कॉलम 6 में जब हम फिल करते हैं तो माइनस करके शो करते हैं, यानी कि कॉलम 6 में वैल्यू क्या आती है, -G। अगर फर्स्ट एंड फाइनल बिल है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में कोई भी एंट्री नहीं की जाती। लेकिन अगर उस बिल में कॉन्ट्रैक्टर से कोई रिकवरी की जा रही है तब हम उसे पोस्ट करते हैं। तो आपको ये याद रखना है, जो फर्स्ट एंड फाइनल बिल होता है उसे कॉन्ट्रैक्टर लेजर में हम पोस्ट नहीं करते, लेकिन अगर उस बिल में हम कॉन्ट्रैक्टर से कोई रिकवरी कर रहे हैं तब हम उसे पोस्ट कर देते हैं। अगर कोई और केस है, कोई और ट्रांजेक्शन है, तो उसकी कैसे रिकॉर्डिंग की जाती है कॉलम 6 में। तो जो भी अमाउंट पेड होती है या रिकवर्ड होती है उस ट्रांजेक्शन में, उसे एज इट इज़ एंटर कर दिया जाता है। अब जैसे मान लो कॉन्ट्रैक्टर को कोई मटेरियल इशू किया गया, तो जब मटेरियल इशू किया जाता है तब हम प्लस में दिखाते हैं वो वैल्यू, अगर रिकवर किया जाता है तो माइनस में। ऐसे ही जब बैड वर्क का फ़ाइन लगता है, जब लगाया जाता है तो हम प्लस में दिखाते हैं वो वैल्यू उस फ़ाइन की, लेकिन अगर वो फ़ाइन रिकवर किया जाता है तो हम माइनस में शो करते हैं। अगर कोई अमाउंट विदहेल्ड की जाती है तब हम उसे माइनस में दिखाते हैं, अगर अमाउंट रिलीज कर दी जाती है तो उसे प्लस में दिखाते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी पे किया जाता है तो उसे पॉजिटिव में दिखाया जाएगा, जब रिकवर किया जाएगा तो उसे नेगेटिव में दिखाया जाएगा। नेक्स्ट इज कॉलम 8, ये होता है डेबिट कॉलम। जब हम किसी रनिंग अकाउंट बिल को लेजर में पोस्ट करते हैं तो कॉलम 8 में हम एच की वैल्यू लिखते हैं। एच की वैल्यू कैसे मिलती है हमें, 8B को जब हम 8C से ऐड करते हैं तो हमें एच की वैल्यू मिल जाती है। 8C किसे रिप्रेजेंट करता है, अमाउंट ऑफ चेक, जो बिल में चेक की अमाउंट बनती है वो होती है 8C। और 8B रिप्रेजेंट करता है रिकवरीज क्रेडिटेबल टू अदर वर्क्स। ये आपको टिप्स पे याद रखना है सब चीज़ें। तो एच जो होता है वो होता है अमाउंट ऑफ चेक प्लस रिकवरीज क्रेडिटेबल टू अदर वर्क्स या अदर हेड ऑफ अकाउंट्स। तो जब हम रनिंग अकाउंट बिल को लेजर में पोस्ट करेंगे तो हम कॉलम 8 में क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ एच। लेकिन अगर दूसरी ट्रांजेक्शन्स को पोस्ट कर रहे हैं हम लेजर में, तब हम कॉलम 8 में टोटल अमाउंट पेड लिखते हैं। जैसे मान लो कॉन्ट्रैक्टर को मटेरियल इशू किया गया 500 रुपीज़ का, तो उसकी एंट्री कैसे होगी, अदर ट्रांजेक्शन्स में तो होगी ही होगी उसकी एंट्री, साथ में डेबिट कॉलम में भी होगी, क्योंकि हमें उसको ऐसे माना जाएगा कि उसे अमाउंट पे कर दी है। 500 रुपीज़ का मटेरियल इशू जब होता है तो इसका मतलब क्या है कि 500 रुपीज़ उसे पे किए गए हैं। तो दो जगह उसकी एंट्री होएगी, एक तो कॉलम 6 में अदर ट्रांजेक्शन्स में और एक कॉलम 8 में डेबिट में। ऐसे ही अगर सिक्योर्ड एडवांस पे किया गया है कॉन्ट्रैक्टर को तो उसकी भी दो जगह एंट्री की जाती है, एक तो सिक्योर्ड एडवांस वाले कॉलम में कॉलम 5 में और एक डेबिट कॉलम में यानी कि कॉलम नंबर 8 में। ये आपको सब पॉइंट्स याद रखने हैं, तभी आपको लेजर को पोस्ट करना आएगा। नेक्स्ट इज कॉलम 9, ये होता है क्रेडिट कॉलम। अगर रनिंग अकाउंट बिल हम पोस्ट कर रहे हैं तब हम इस कॉलम में लिखते हैं वैल्यू ऑफ एफ, जो हमें पार्ट 1 से मिलती है। जब हम रनिंग अकाउंट बिल बनाते हैं तो पार्ट 1 में हम वैल्यू ऑफ एफ कैलकुलेट करते हैं, जो कि होती है नेट वैल्यू ऑफ वर्क डन सिंस प्रीवियस बिल। तो हम जो एफ की वैल्यू है वो कॉलम 9 में लिखते हैं जब हम रनिंग अकाउंट बिल को लेजर में पोस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई और ट्रांजेक्शन हम पोस्ट कर रहे हैं तब हम जो भी नेट अमाउंट पेएबल होती है कॉन्ट्रैक्टर को उसे पोस्ट कर देते हैं कॉलम 9 में। नेक्स्ट कॉलम 10, इसमें आता है टोटल वैल्यू ऑफ वर्क या टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो ये इसमें कौन सी वैल्यू लिखी जाती है, वैल्यू ऑफ ए, जो कि हमें पार्ट 1 में मिल जाती है। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क
वो आ जाता है कॉलम 10 में। अब आपको ये पता होना चाहिए जो कॉलम 10 के बाद लास्ट एंट्री होती है उसके बाद डिविजनल अकाउंटेंट अपने डेटेड इनिशियल्स करता है एज अ टोकन ऑफ चेक, क्योंकि जो डिविजनल अकाउंटेंट होता है उसे लेजर की करेक्टनेस को इंश्योर करना होता है। नेक्स्ट चीज़, ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको याद रखने हैं। जो लेजर अकाउंट होता है उसे मंथली क्लोज किया जाता है। लेजर अकाउंट की क्लोजिंग के बाद जो भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग होती है सस्पेंस हेड्स में, यानी कि एडवांस पेमेंट में, सिक्योर्ड एडवांस में और अदर ट्रांजेक्शन्स में, उन्हें शो किया जाता है। कॉलम 4, कॉलम 5 और कॉलम 6 में जो भी अमाउंट्स आउटस्टैंडिंग होती है उन्हें शो किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट मैं बता चुकी हूँ, जो डिविजनल अकाउंटेंट होता है उसे कॉन्ट्रैक्टर्स लेजर की करेक्टनेस को इंश्योर करना होता है। नेक्स्ट चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। जो कॉलम 8 और कॉलम 9 का डिफरेंस होता है, यानी कि डेबिट और क्रेडिट में जो डिफरेंस आता है वो किसकी वजह से होता है? कॉलम 4 प्लस कॉलम 5 प्लस कॉलम 6 की वजह से। तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। कॉलम 8 माइनस कॉलम 9 इज इक्वल टू कॉलम 4 प्लस कॉलम 5 प्लस कॉलम 6। अगर हम दूसरी टर्म्स में लिखें इस इक्वेशन को तो कैसे लिख सकते हैं? जो कॉलम 8 होता है उसमें हम किसकी वैल्यू लिखते हैं? एच की। कॉलम 9 में हम लिखते हैं वैल्यू ऑफ एफ, तो माइनस यहाँ पे बीच में लगा देंगे। इज इक्वल टू कॉलम 4 में आती है वैल्यू ऑफ डी, कॉलम 5 में आती है वैल्यू ऑफ ई एंड कॉलम 6 में आती है वैल्यू ऑफ जी। लेकिन जो वैल्यू जी की लिखते हैं हम माइनस में लिखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस जी। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई एच माइनस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई माइनस जी। ये वाली इक्वेशन आपको याद होगा, जब हम रनिंग अकाउंट बिल बनाते हैं तब भी हम ये इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं कि हमारा रनिंग अकाउंट बिल सही बना है या नहीं बना। तो आपको ये इक्वेशंस याद रखनी है। जो एच माइनस एफ है वो किसके इक्वल होता है? डी प्लस ई माइनस जी के, यानी कि कॉलम 8 माइनस कॉलम 9 इज इक्वल टू कॉलम 4 प्लस कॉलम 5 प्लस कॉलम 6। कई बार क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर का बिल बन जाता है और पेमेंट के लिए पास भी हो जाता है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर है वो खुद ही डिले कर देता है पेमेंट लेने में। अगर डिले 1 महीने से ज़्यादा हो जाता है तो जो अमाउंट की बिल की जो अमाउंट होती है, यानी कि जो उसको ड्यू होती है, जो उसको देनी होती है, पेएबल होती है, उसे क्रेडिट कर दिया जाता है पब्लिक वर्क्स डिपॉजिट्स को। कई बार क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर को ओवर पेमेंट हो जाती है, तो उस केस में क्या किया जाता है, जो जितनी भी अमाउंट उसे रिकवरेबल होती है वो डेबिट कर दी जाती है मिसलेनियस वर्क एडवांस को। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब आपको पता होना चाहिए जब कॉन्ट्रैक्टर लेजर पोस्ट किया जाता है तो कौन सी ट्रांजेक्शन्स को हम कॉन्ट्रैक्टर लेजर में पोस्ट नहीं करते। तो फर्स्ट पॉइंट कहते हैं, अगर कॉन्ट्रैक्टर का बिल बना दिया जाता है लेकिन उसे पेमेंट के लिए पास नहीं किया गया तो उसे लेजर में पोस्ट नहीं किया जाएगा। या कॉन्ट्रैक्टर का बिल बना दिया गया है, पास भी हो गया, लेकिन अभी तक उस बिल पे पेमेंट नहीं हुई है, तब उसको भी लेजर में हम पोस्ट नहीं करते। जो डीले का फ़ाइन लगाया जाता है उसको भी हम लेजर में पोस्ट नहीं करते। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर सिक्योरिटी डिपॉजिट करा रहा है वो भी लेजर में पोस्ट नहीं की जाती। टूल्स एंड प्लांट्स के जो हायर चार्जेस होते हैं वो भी हम लेजर में पोस्ट नहीं करते। दूसरे डिविजन्स की कोई रिकवरी करनी है कॉन्ट्रैक्टर से तो वो भी लेजर में पोस्ट नहीं की जाती। हमने पहले भी देखा था जो फर्स्ट एंड फाइनल बिल है उसे हम कॉन्ट्रैक्टर लेजर में पोस्ट नहीं करते, सिर्फ तब करेंगे अगर उस बिल में कोई रिकवरी की गई है, तभी हम उस बिल को लेजर में पोस्ट करते हैं, वरना जो फर्स्ट एंड फाइनल बिल होता है उसे लेजर में पोस्ट नहीं किया जाता। अगर कॉन्ट्रैक्टर को मटेरियल इशू किया जा रहा है लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लेबर कॉन्ट्रैक्ट है तो उस केस में भी ये ट्रांजैक्शन लेजर में पोस्ट नहीं की जाती। तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी ट्रांजैक्शंस लेजर में पोस्ट नहीं की जाती। नेक्स्ट इज फॉर्म 43A। ये भी एक टाइप का लेजर होता है, लेकिन जो फॉर्म 43 वाला लेजर जो अभी तक हमने पढ़ा उससे डिफरेंट होता है। इसमें जो अकाउंट मेंटेन होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं? जो लेबर के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जिनमें कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ लेबर प्रोवाइड करता है, उनकी ट्रांजेक्शन्स इस लेजर में रिकॉर्ड की जाती हैं। या फिर जब मटेरियल डायरेक्टली वर्क को इशू किया जाता है उससे रिलेटेड जो अकाउंट होता है वो इसमें बनता है।
जो वर्क्स डिपार्टमेंटली करवाए जाते हैं उनकी रिकॉर्डिंग इसमें की जाती है। और जो हमने अभी तक लेजर पढ़ा 43 वाला, उसमें 11 कॉलम्स थे, लेकिन जो 43A वाला लेजर होता है इसमें 13 कॉलम्स होते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको एज इट इज़ लर्न करने हैं, इनसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। अभी तक हमने देखा कॉन्ट्रैक्टर लेजर होता क्या है, एक ओवरव्यू लिया, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या इसके कॉलम्स में एंट्री की जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे कॉन्ट्रैक्टर लेजर को पोस्ट किया जाता है, जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं तो कैसे इसमें एंटर की जाती हैं, रनिंग अकाउंट बिल की कैसे पोस्टिंग की जाती है लेजर में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक आप बेसिक्स जो भी हैं कॉन्ट्रैक्टर लेजर के वो अच्छे से कर लेना ताकि आपको पोस्टिंग समझ आ जाए। थैंक यू।